मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। क्रिया से संबंधित मैंने बहुत सारे वीडियो आपके लिए बनाए हैं। आज मेरा क्रिया से संबंधित ये अंतिम वीडियो है। इसके बाद हम विकारों की तरफ चलेंगे, जैसे लिंग है, वचन है, कारक है, काल है, वाच्य है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। मेरे जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं वो सभी क्रमानुसार बनाए हैं, या कहा जाए तो पाठ्यक्रम में जिस प्रकार से एक के बाद एक टॉपिक चलता है आपका हिंदी के पाठ्यक्रम में, वो मैं टॉपिक आपको करा रहा हूँ क्रमानुसार। चलिए, तो आज का हमारा जो वीडियो है वो क्रिया के वृत्ति को लेकर है। अगर वृत्ति की बात करी जाए तो इससे संबंधित प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि क्रिया की वृत्ति या अर्थ क्या होता है। वृत्ति का अर्थ जो होता है, वृत्ति माने अर्थ ही होता है, यानी कि जब करता है, यानी कि कहा जाए बोलने वाला या वक्ता। देखो, प्रत्येक वाक्य में वक्ता एक तरीके से होता ही है, कोई ना कोई तो कुछ कहता ही है। जैसे रमेश पढ़ रहा है तो ये भी तो कोई ना कोई बोल ही रहा है, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ, ये भी कोई ना कोई बोल रहा है। तुम पढ़ोगे, ये भी तो कोई ना कोई बोल ही रहा है। तो क्रिया के जिस रूप से, असल में ये क्या है, रूप ही तो है क्रिया के अर्थ। क्रिया के जिस रूप से वक्ता के प्रयोजन का बोध होता है कि वो इस बात को क्यों कह रहा है, अर्थात उसकी वृत्ति का पता चले कि वो कहने का तात्पर्य क्या है, अर्थात ये वाक्य उसने जो प्रस्तुत किया है इसका मुख्य अर्थ क्या है, वो क्यों कहना चाह रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिया की वृत्ति कहते हैं। या अगर हम इसको ऐसे ऐसे कहें कि क्रिया का वह रूप जिससे वक्ता की मनोस्थिति का पता चलता है, अर्थात मनोस्थिति अर्थात उसके मन में जो है उसने आपके सामने प्रस्तुत किया, तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिया का अर्थ कहते हैं या क्रिया की वृत्ति कहते हैं। क्रिया की वृत्ति 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है वो देखिएगा। पहली है निश्चयार्थक, ठीक है। कौन सी है? निश्चयार्थ, ठीक है। इसको निश्चय पूरक भी कहते हैं, ठीक है। निश्चय पूरक तो हम वक्ता से ही लेकर चलेंगे। वक्ता या कहा जाए क्रिया के जिस रूप से वक्ता की कही हुई बात का निश्चय हो जाए, अर्थात निश्चित अर्थ प्राप्त होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, निश्चयार्थ कहते हैं। अर्थात निश्चय और अर्थ, अर्थात क्रिया का वह रूप जिससे कर्ता के कही हुई बात का निश्चय हो जाए या निश्चित तौर पर वो बात मान ली जाए, उसी को क्या कहते हैं, निश्चयार्थ कहते हैं। तो इसका अगर मैं एक उदाहरण दूं तो देखिए, जैसे रवि पढ़ता है, ठीक है। तो यहां निश्चित हो गया कि रवि पढ़ता है, तो निश्चय अर्थ निकल के आ रहा है, इसका निश्चित अर्थ निकल के आ रहा है। इसी तरीके से रवि पढ़ा, तो ये भी निश्चित अर्थ निकल के आ रहा है, और रवि पढ़ेगा, ये भी निश्चित अर्थ निकल के आ रहा है। तो सीधी सी बात है कि क्रिया के जिस रूप से निश्चित अर्थ निकल कर आता है उसी को हम निश्चयार्थ कहते हैं। तो देखिए, इसके अंतर्गत कौन कौन से काल सम्मिलित हो जाते हैं। काल मैंने अभी वैसे पढ़ा ही नहीं है, लेकिन काल के आधार पर भी आप इन 5 प्रकारों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जो आएंगे काल आपके, देखो, सामान्य, वर्तमान, सामान्य भूतकाल और सामान्य ही भविष्यकाल, ठीक है। इनका अगर कोई भी वाक्य होगा, ठीक है, निश्चित बोध होता है। अगर हम नहीं भी लगा देंगे इसको तब भी निश्चयार्थ में हो जाता है। अगर हम इसको बना देंगे कहा जाए प्रश्नवाचक, तब भी निश्चयार्थ रहेगा, क्योंकि प्रश्न पूछने की निश्चितता पता चल रही है। असल में प्रश्न जो होते हैं वो संदेह नहीं होता, संदेह या संभावना तब होती है जब उसका उत्तर प्राप्त होता है। तो बहुत से लोग इसको संभवार्थ में या संदेहार्थ में इसको पढ़ा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, निश्चयार्थ ही रहता है। चलिए और देखते हैं, पूर्ण वर्तमान और पूर्ण भूतकाल, ठीक है। ये क्या होते हैं, अगर इनके वाक्य आपके आ जाएंगे तो निश्चयार्थ हो जाता है। असल में अगर निश्चयार्थ की बात करी जाए तो जब क्रिया किसी विशेष अर्थ में नहीं आ रही होती है तो उस क्रिया को निश्चयार्थ मान लिया जाता है। विशेष अर्थ मतलब इन चारों के अर्थ में अगर क्रिया नहीं आ रही होती है तो उसको निश्चयार्थ मान लिया जाता है, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कामता प्रसाद गुरु जी ने कहा है। चलिए अगला जो है वो है आपका आज्ञार्थ, आज्ञार्थ, ठीक है। कुछ लोग इसको विधि काल भी कह देते हैं, विधि काल, ठीक है। और कई लोगों ने इसको आज्ञा पूरक भी कहा है। देखिए, पूरक भी लगाओगे तो निश्चय पूरक, आज्ञा पूरक, इच्छा पूरक, संदेह पूरक
और संकेत पूरक, ये इनके नाम रखे जा सकते हैं। पूरक पूरक भी लगा सकते हो, अर्थ भी लगा सकते हो सीधे सीधे, ठीक है। तो विधि काल का मतलब क्या है? आज्ञार्थ मतलब क्रिया के जिस रूप से आज्ञा देने का बोध होता है उसी को क्या कहते हैं? आज्ञार्थ कहते हैं। जैसे हम बोले कल पढ़कर आना, ठीक है, या इसी तरीके से तुम इस पाठ को पढ़ो, ठीक है। एक वचन के लिए पढ़ का प्रयोग होता है और बहुवचन के लिए पढ़ो का प्रयोग होता है। जैसे पानी ले आ, पानी ले आ, खाना खा ले। तो यहां पर ये क्या है? एक वचन में आ ई ए इनका प्रयोग होता है और ये ए का प्रयोग हो जाता है आपका बहुवचन में, ठीक है। तो कल पढ़कर आना और तुम इस पाठ को पढ़ो, ये क्या हो गए? आपके आज्ञार्थ हो गए। और एक बात याद रखिए कि आज्ञार्थ जो वाक्य होते हैं या विधि काल के जो वाक्य होते हैं उनका कर्ता सदैव तुम होता है, तू या तुम होता है। बात समझ में आ रही है? और ये कभी आपको स्पष्ट दिखाई देगा या कभी कभी आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, ठीक है। असल में आज्ञार्थ जो है ये दो भागों में बटे हुए हैं, ठीक है। एक है प्रत्यक्ष विधि और एक है परोक्ष। परोक्ष का मतलब जो सामने ना हो, यानी कि हम आज्ञा दें और वो क्रिया हमारे सामने घटित हो तो वो प्रत्यक्ष विधि है। और परोक्ष का मतलब बाद में। जैसे इन दोनों वाक्यों को अगर मैं बांटूं तो देखो कल पढ़कर आना, तो ये जो क्रिया करेगा वो घर जाकर करेगा, ठीक है। मेरे लिए फल ले आना, अब फल ले आना क्या हो गया? परोक्ष विधि हो गया। और प्रत्यक्ष विधि क्या हो गई? पुस्तक पढ़ो, खाना खाओ, खाना खा ले, ये क्या है? प्रत्यक्ष विधि है, ठीक है। बात यहां तक समझ में आई? सो जा भाई, सो जा, सो जा क्या है? आपका प्रत्यक्ष विधि है। और मैं जैसे ही जाऊं सो जाना, और जाना आएगा तो परोक्ष विधि हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहां पर सो जा और सो जाना, ये आपके परोक्ष विधि में आएगा। बात यहां तक आपकी समझ में आ रही है? चलिए, तीसरा जो अर्थ है आपका वो है आपका इच्छार्थ, ठीक है। इच्छार्थ या इच्छा पूरक, ठीक है। इच्छा पूरक का मतलब है जहां पर किसी इच्छा या कामना का, ठीक है, या अनुमान का बोध हो, या क्रिया के जिस रूप से किसी प्रकार की इच्छा, किसी प्रकार की कामना या किसी प्रकार के अनुमान का बोध होता है, वही इच्छार्थ हो जाता है। इसको संभाव्य अर्थ में प्रयोग किया है कामता प्रसाद गुरुजी ने। इसी इच्छार्थ को उन्होंने क्या कहा है कि संभावना पूरक, ठीक है। संभावना पूरक क्यों कहा है? क्योंकि इच्छा जब भी हमारी व्यक्त होती है तो उसमें संभावना बनी रहती है। इसी तरीके से जो हमारी कामना होती है उसमें भी एक तरीके से कहीं ना कहीं संभावना बनी रहती है। तो चलिए इसका एक एक वाक्य देख लेते हैं। जैसे इच्छा या कामना पूरक की बात करी जाए तो जैसे मैं डॉक्टर बन जाऊं, ठीक है, मैं डॉक्टर बन जाऊं। अब बन जाऊं का मतलब यहां क्या करिए आपने? इच्छा प्रकट करी है, तो ये कैसा हो जाएगा? इच्छार्थ हो जाएगा। इसी तरीके से कामना क्या है? युग युग जियो, युग युग जियो, ये हमारी क्या है? कामना है। यह हमारी कामना है कि भारत विश्व गुरु दोबारा से बने, या कहा जाए सोने की चिड़िया बन जाए। तो बन जाए क्या है? हमारी कामना है। और अनुमान कैसे आएगा इसमें इच्छा में? कि शायद कल बरसात हो। क्या हो? शायद कल बरसात हो। इसमें क्या हो रहा है? ये इच्छार्थ में आता है, ठीक है। चलिए, अब इसके अंतर्गत कौन कौन से आपके काल समाहित हैं वो भी लिख लेते हैं। देखिए, इसमें आएगा संभाव्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान और संभाव्य भविष्यकाल, ठीक है। तीन हो गए। अब चौथे की बात करते हैं। चौथा है आपका संदेहार्थ, ठीक है। अर्थात जब वक्ता किसी क्रिया को कर रहा है या कुछ बोल रहा है तो उसमें यदि संदेह उत्पन्न होता है तो उसी को क्या कहते हैं? संदेहार्थ कहते हैं। या कहा जाए क्रिया का वह रूप जिससे संदेह प्रकट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? संदेहार्थ कहते हैं। जैसे मैं एक वाक्य लिखूं कि रवि पढ़ता होगा। अब यहां क्या हो रहा है कि इस वाक्य को पढ़ते ही या क्रिया के इस रूप से ही आपको संदेह होने लग गया तो इसी को क्या कहते हैं? संदेहार्थ कहते हैं। इसी तरीके से एक वाक्य और लिख लीजिए, रवि पढ़ा होगा। तो ये भी क्या है? यहां पर भी संदेह का बोध हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया? आपका संदेहार्थ हो गया। इसके अंतर्गत आपके दो प्रकार आते हैं। पहला है संदिग्ध वर्तमान
और दूसरा है संदिग्ध भूतकाल। ये दो आते हैं, ये भूतकाल का उदाहरण है और ये वर्तमान काल का उदाहरण है। काल जब पढ़ेंगे तब मैं इन्हीं के आधार पर कालों को पढ़ाऊंगा, काल के आधार पर ही अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। और अगर आपको काल के आधार पर भी नहीं अगर समझ में, वैसे तो समझ में आ जाने चाहिए आपको, अगर नहीं आते हैं तो फिर हम और देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक 4 प्रकार हो गए संदेहार्थक। ठीक है, देखिए मैंने जैसा कि बताया था कि क्या बोलते हैं उसका, प्रश्नवाचक बना देने से, जैसे कहा जाए कमरे में कौन है, कमरे में कौन है। अब बहुत से लोग क्या करेंगे कि जैसे ही इस वाक्य को पढ़ेंगे तुरंत इसको निश्चयार्थ की जगह संदेहार्थ लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इसमें संदेह उत्पन्न हो रहा है। हाँ जी, संदेह लगा सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में निश्चयार्थ नहीं है तब लगा देना संदेहार्थ। लेकिन ये संदेहार्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न का जो उत्तर होता है वो निश्चित तौर पर तय करेगा कि संदेह बना रहेगा कि निश्चित हो जाएगा। निश्चित कर दिया तो कह देंगे कमरे में कौन है, तो आपने कहा चाचा, तो ये क्या हो गया, निश्चयार्थ में हो गया। इस वाक्य में देखिएगा कमरे में चाचा है, तो ये क्या हो गया, निश्चयार्थ हो गया। और यही कर दें कमरे में कोई है, कमरे में कोई है, और जैसे ही कोई कहा आपने तो संदेहार्थ उत्पन्न हो गया। बात क्लियर हो गई। प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं, देखिए इनको तब आप संदेह में रख सकते हो जब निश्चयार्थ ऑप्शन में आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अब 5वें की बात करते हैं। अब कौन सा बिगाड़ू, चलिए निश्चयार्थ को ही बिगाड़ दे रहा हूं। चलिए, हाँ जी, 5वां है संकेतार्थ। ठीक है, संकेत अर्थात क्रिया के जिस रूप से संकेत का बोध हो। ठीक है, अब संकेत का बोध कैसे होगा, क्योंकि देखिए संकेत का बोध तब होगा जब एक क्रिया संकेत देगी और दूसरी क्रिया उसी पर प्रभावित होगी। यानी कि यहां पर कारण और कार्य का संबंध पाया जाएगा, कारण और कार्य का संबंध। ठीक है, कारण और कार्य का संबंध, अर्थात पहली क्रिया कारण के रूप में होगी और दूसरी क्रिया कार्य के रूप में होगी। अर्थात जब पहली क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया प्रभावित होती है, या कहा जाए पहली क्रिया संकेत के रूप में होती है, तो वहां पर क्या होता है, संकेतार्थ होता है। ये आपके जैसे एक वाक्य में लिखूं कि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। अब यहां देखिए पहली क्रिया क्या है, पढ़ते, तो इसका मतलब ये क्रिया नहीं हुई, अर्थात संकेत क्या दिया कि ये क्रिया नहीं हुई, इसी वजह से ये हो जाती क्रिया, हो जाना क्रिया नहीं हो पाई। ठीक है, और देखिए संकेत, अब एक संकेत तो ये था, अब इसमें क्या देंगे, तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। ठीक है, तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। यहां पर भी देखो इस क्रिया के होने में ये क्रिया सहायक है, अर्थात ये कारण है, ये कार्य है, ये कारण है, ये कार्य है। जहां कारण और कार्य का संबंध पाया जाता है वहीं संकेतार्थ हो जाता है। जैसे पढ़ोगे तभी तो भाई साहब पास हो पाओगे, बिना पढ़े कैसे पास हो जाओगे। ठीक है, और हिंदी में अगर मुझसे पढ़ोगे तो हिंदी में पास हो पाओगे, और उट्टे चुट्टों से पढ़ोगे तो हिंदी में आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो ये क्या है, आपका संकेतार्थ हो गया। चलिए देखते हैं इसके कुछ कौन कौन से इसके अंतर्गत आपके काल आते हैं। तो देखिए अगर हम देखें तो हमने पढ़े हैं हेतु हेतु मद भूतकाल और हेतु हेतु मद भविष्यकाल। देखिए ये वाक्य आपका है भूतकाल का, हेतु हेतु मद भविष्यकाल का, ये है आपका। यहां तक मेरे हिसाब से आपको क्रिया की वृत्ति अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। मैं अगले वीडियो में आपको विकार कराऊंगा, लिंग वचन काल कारक वाच्यों के लिए अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, और आप भी मेरे वीडियो को देखकर खुद कहेंगे कि ऐसे वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लिंग के ऊपर अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। तब तक मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।